अब इकोनॉमिक्स की तैयारी होगी और भी आसान। यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी के लिए हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स अब मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर उपलब्ध है। कम फीस में कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए आज ही विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप डाउनलोड करें। वीडियो के साथ आपको मुंडेल फ्लेमिंग का जो टॉपिक है वो कवर करा रहे हैं। 2 वीडियो हैं इसकी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं IS वक्र की उत्पत्ति और साथ ही साथ ओपन इकोनॉमी में संतुलन किस तरीके से होता है और इसके कुछ MCQ क्वेश्चन कराएंगे। और अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता और उसके बेस के MCQ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। एप्लीकेशन में आपको ये दोनों वीडियो एक साथ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का जो विकास है वो 1962 के दशक में हुआ। 2 अर्थशास्त्री थे, RA मुंडेल और JM फ्लेमिंग, इन दोनों के द्वारा किया गया। बेसिकली जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है वो ISLM मॉडल का विस्तार है। तो अगर आपने ISLM मॉडल नहीं पढ़ा है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए समझना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ISLM मॉडल को जरूर पढ़ लें ताकि आपको समझना आसान हो। तो ये एक तरीके का ISLM मॉडल का एक तरीके से एक्सटेंशन है, विस्तार है, क्योंकि जो ISLM मॉडल है वो क्लोज इकोनॉमी में लागू होता है, जबकि जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है वो उस ISLM का ओपन इकोनॉमी में किस तरीके से यूज किया जाता है उसको एलोबरेट करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये इस बात की जानकारी देता है। देखिए, अंडरलाइन करने वाली बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ISLM मॉडल हमें बता क्या रहा है, वो हमें पता ही है, लेकिन जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है वो हमें क्या बताता है वो भी तो जानना जरूरी है। तो वो हमें क्या बताता है? वो बताता है कि जब पूंजी की पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है तब स्थिर और लोशील विनिमय दर प्रणाली में राजकोषीय और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता क्या है। यानी कि जब फुल्ली कैपिटल मोबिलिटी है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में पूंजी जाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, तब जो हमारी राजकोषीय नीति है और जो हमारी मौद्रिक नीति है उसमें से कौन सी नीति प्रभावशील है। 2 केस लिए, एक तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के केस में कौन सी प्रभावशील है और लोशील विनिमय दर की प्रणाली में कौन सी प्रभावशील है। तो बच्चों, कुछ मान्यताएं आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं अपने टॉपिक को डिस्कस करता हूं आप बच्चों के साथ में। सबसे पहला है छोटी मुक्त अर्थव्यवस्था है तथा पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है, यानी कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी है। देखिए, स्मॉल ओपन इकोनॉमी का मतलब क्षेत्रफल से नहीं है। स्मॉल ओपन इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि देश बड़ा है या छोटा। स्मॉल ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि एक देश को तब हम स्मॉल मानते हैं जब वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। यानी कि मान लीजिए भारत है, हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं बच्चों कि भारत की मनी की सप्लाई के द्वारा हम वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस केस में इंडिया इज अ लार्ज कंट्री केस। और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इंडिया का जो मनी सप्लाई है वो इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट को चलो इन्फ्लुएंस कर लेगा, लेकिन वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्मॉल ओपन इकोनॉमी की। तो हम अपने एग्जांपल में घरेलू कंट्री और विदेशी कंट्री 2 को मानेंगे। घरेलू कंट्री इंडिया हो गई, विदेशी कंट्री अमेरिका हो गई। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया इज ए स्मॉल ओपन इकोनॉमी, यानी कि हम यहां पे ये मान के चलेंगे जब अपना मॉडल डेवलप करेंगे कि इंडिया किसी भी तरीके से जो विदेशी इंटरेस्ट रेट है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। यह बात आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा पूंजी की में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। पूंजी में पूर्ण गतिशीलता का मतलब है कि जिस जगह इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा वहां पे पैसा आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं बच्चों, तो मान लीजिए R जो है वो इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखा रहा है और R* अमेरिका के रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखा रहा है। तो अगर R मोर देन R* है तो इसका मतलब विदेशी पूंजी देश में आएगी, और अगर R लेस देन R* है तो विदेशी पूंजी देश से बाहर चली जाएगी। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि R और R* बराबर नहीं हो जाते। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि अगर देश के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पूंजी आएगी, देश के अंदर इंटरेस्ट रेट कम है तो पूंजी बाहर चली जाएगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आय का धनात्मक फलन है, यानी कि आय के बढ़ने से आयात में वृद्धि होती है। निर्यात जो है वो आय का बाहरी कारकों से प्रभावित होता है, यानी कि आय बढ़ने से निर्यात बढ़ता है, ऐसा नहीं होता। विदेशी पूंजी घरेलू पूंजी दर से अधिक संवेदनशील है, यानी कि विदेशी पूंजी जो है वो घरेलू ब्याज दर से अधिक संवेदनशील है। मतलब विदेशी पूंजी अधिक संवेदनशील है, इसका मतलब अगर घरेलू ब्याज दर बढ़ेगी तो विदेशी पूंजी जल्दी से आ जाएगी, घरेलू ब्याज दर घटेगी तो विदेशी पूंजी बाहर चले जाएगी। ये हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो यहां पे आप एक विनिमय दर की कंसेप्ट है, आप एक बार समझ लो तो अच्छा ही, आप बच्चों के लिए बाद में यूज होगा। एक होती है वास्तविक विनिमय दर, एक होती है नामित विनिमय दर। वास्तविक विनिमय दर का क्या मतलब है? वास्तविक विनिमय दर का मतलब है कि जो हमारी देखिए मैं आपको समझा देता हूं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा समझना। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं और यहां समझा देता हूं।
ठीक है, देखिए, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रियल एक्सचेंज रेट जो होती है, रियल एक्सचेंज रेट, ये होती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू पी अपॉन पी स्टार। यहां पे पी स्टार का मतलब है विदेशी कीमत स्तर से और पी जीरो का मतलब है घरेलू कीमत स्तर से। इसका मतलब जो ई होगा वो किसके बराबर होगा, वास्तविक विनिमय दर अपॉन पी स्टार अपॉन पी। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे जिस टर्मोलॉजी में हम दिखाने वाले हैं उस टर्मोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये दिखाने वाले हैं कि भारत रुपए का, भारत यानी कि जो घरेलू करेंसी, भारत के रुपए की कीमत डॉलर में, ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 100 रुपए है, मान लीजिए 100 रुपए जो है वो $1 के बराबर है, यानी कि हमने रुपीस के टर्म में डॉलर को दिखाया है। अब अगर मान लीजिए रुपीस जो है 100 रुपए में आपको $1.2 मिलना शुरू हो जाए, इसका मतलब यह हुआ कि जो रुपया है वो मजबूत हुआ है, यानी कि एक तरीके से इसको एप्रिसिएशन बोलोगे, एक्सचेंज रेट को बढ़ने को। एक्सचेंज रेट बढ़ने को एप्रिसिएशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब आपको 100 रुपए में अब आपको $1.2 मिलेगा। रुपया मजबूत होने की वजह से आपका जो एक्सपोर्ट है वो घटेगा, क्योंकि विदेशी आपसे कम खरीदेंगे। इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, और जो नेट एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल कम हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर एक्सचेंज रेट में वृद्धि होती है, एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से जो एक्सपोर्ट है वो गिरेगा, इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट घटेगा। यानी कि एक्सपोर्ट के बढ़ने से, एक्सचेंज रेट के बढ़ने से जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है उसमें कमी देखने को मिलती है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इसको यूज किया जाएगा। इसी तरीके से अगर रुपीस जो है 100 रुपए वो $0.8 का हो जाए, इसका मतलब यह हुआ कि अब 100 रुपए में अब आप कम वस्तु खरीद पाओगे, यानी कि रुपया कमजोर हुआ है। रुपया कमजोर होने का मतलब क्या है, मैं यही समझा देता हूं आप बच्चों को, कि अगर एक्सचेंज रेट गिर गई, जैसे कि यहां पे दिखाया हुआ है, जिस टर्म में दिखाया हुआ है उस टर्म में आप समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, क्योंकि विदेशी हमसे ज्यादा खरीदेंगे। इंपोर्ट जो है वो घटेगा, क्योंकि हम विदेशों से कम खरीदेंगे, और ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा बच्चों। यही सारी बातें हमने यहां पे समझाने का प्रयास किया है, और यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट हमारे नेट एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस करती है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से मुंडेल फ्लेमिंग ने आईएसएलएम मॉडल की व्युत्पत्ति की। बेसिकली आपको याद रखना है कि किस तरीके से आईएसएलएम मॉडल जो है वो बनता है, और आईएसएलएम मॉडल की जो डेरिवेशन है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। लिखा हुआ है कि आईएसएलएम जो है, यानी कि आईएसएम, इसको अब हम आईएस स्टार बोलेंगे, ठीक है। जो मुंडेल फ्लेमिंग है उसको हम आईएस स्टार बोलेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हम आईएस, उस वाले आईएस की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम बात करेंगे आईएस वक्र की, आईएस स्टार वक्र की, तो आईएस स्टार वक्र विनिमय दर तथा आय के उन संयोगों को जोड़कर व्युत्पन्न किया जाता है जहां पे सामूहिक व्यय और जीडीपी समान है। विनिमय दर के घटने से, यानी कि $1, 100 रुपए $1 जब $1 था, उससे जब 100 रुपए $0.8 का हो जाता है, तो इससे शुद्ध निर्यात में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होगी, और संतुलित आय का स्तर में वृद्धि होगी। देखिए, मैं आपको अलग से डायग्राम बना देता हूं, अगर आपको कंसेप्टली आपको समझना है। समझना क्या है, देखिए दो बातें हैं। एक तो है एक्सचेंज रेट। सबसे पहले मैं एक्सचेंज रेट से बता रहा है कि अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट में कमी होती है, एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब है कि 100 रुपए जो है वो है $1 के बराबर। अब 100 रुपए मान लीजिए हो जाता है $0.8 का, तो एक्सचेंज रेट में कमी हो गई। इससे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा इंडिया का, क्योंकि विदेशी अब हमसे ज्यादा सामान खरीदेंगे। इंपोर्ट जो है वो घटेगा, क्योंकि हम विदेशों से कम सामान खरीदेंगे, क्योंकि अब हमें कम सामान की वस्तु मिलेगी। ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट बढ़ने से आपका जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीज जुड़ी होती है, C+I+G+NX, क्योंकि NX राइज कर गया है, इसलिए आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा,
और एग्रीगेट डिमांड लेवल बढ़ने से आपका जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। यानी कि एक्सचेंज रेट के गिरने से आपके जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। इस बात को डायग्राम के थ्रू हम दिखाते हैं और आपको आईएस कर्व को डेरिवेट करके दिखाते हैं। पहले ये बना लेते हैं। ठीक है जी, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी एक्सचेंज रेट है E0 और ये हमारे नेट एक्सपोर्ट का लेवल है NX0। अब मान लीजिए ये हमारी एग्रीगेट डिमांड का लेवल है AD0, ये इनकम का लेवल है Y0, ये हमारा है Y0 इक्विलिब्रियम लेवल, और ये हमारा है E0। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है A, और मान लीजिए ये भी पॉइंट है A। चलिए B लिख देते, इसको क्या है A* बोल देते हैं, इसको L बोल देते हैं, नाम में क्या रखा है। अब सपोज कीजिए कि आपके एक्सचेंज रेट गिरकर E1 हो जाती है, तो इससे आपका नेट एक्सपोर्ट बढ़कर X1 हो जाएगा, B पॉइंट हो जाएगा। इसको जोड़ के से जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट कर्व, और ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है एक्सचेंज रेट का। इससे क्या होगा, अगर आपका एक्सचेंज रेट गिरने से नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इसका असर ये होगा कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है बच्चों वो बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड लेवल बढ़ने का मतलब है कि अब आपके पास में पहले से ज्यादा इनकम का लेवल होगा। इनकम का लेवल पहले से ज्यादा होगा, इसको B* बोल देते हैं। और इससे आपका यानी कि ओवरऑल आपका एक्सचेंज रेट गिरने से आपका इनकम का लेवल बढ़ गया। मतलब आपका ये वाला 3rd हुआ, ये वाला 4th हुआ, इसका मतलब 4th का रिलेशन 1 से बनाएंगे, और ये जो कर्व बनेगा ये कहलाएगा हमारा IS* कर्व। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल हमारा जो IS* की जो IS की शेप है वो वही वाली रहेगी। अगर हम यहां पे, जैसे हमने तो यहां पे एक्सचेंज रेट दिखाया है, अगर हम इंटरेस्ट रेट का डायग्राम बनाएं तो इंटरेस्ट का भी सेम असर पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और ओवरऑल जो IS कर्व है वो इसी तरीके का बनेगा। इनकी IS कर्व किस तरीके का बना वो आपने ऑलरेडी देख लिया, IS* कर्व हमने बना दिया है। बात करते आगे हम LM कर्व की। तो बच्चों LM कर्व का एक्सचेंज रेट से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात समझ लीजिए। यानी कि LM कर्व उसी तरीके का बनेगा जैसा आपने पहले बनाया हुआ है, जैसा कि ये बनाया हुआ है इस तरीके का पॉजिटिव स्लोप में, क्योंकि जो LM कर्व है वो ओवरऑल डिसाइड होता है मुद्रा की मांग से और मुद्रा की पूर्ति से। तो मुद्रा की मांग तो ब्याज की दर से नेगेटिव रिलेटेड होती है, जैसा कि यहां पे दिखा रखा है, मुद्रा की मांग से नेगेटिव रिलेटेड होती है, और मुद्रा की आपूर्ति बाहरी कारणों पर डिपेंड करती है। तो LM कर्व की डेरिवेशन उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आपने क्लोज इकोनॉमी में LM कर्व डेरिवेट किया है। लेकिन अगर हम यहां पे विनिमय दर लिख दें तो विनिमय दर का कोई संबंध ना होने की वजह से LM कर्व इस तरीके का हो गया, और ब्याज की दर लिखेंगे तो इस तरीके का बनेगा। यह बात आपको याद रखनी है। तीसरा होता है हमारा भुगतान शेष वक्र यानी कि BOP कर्व। बच्चों BOP कर्व कैन बी पॉजिटिव, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, और इस तरीके का भी हो सकता है। BOP कर्व परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के केस में इस तरीके का होगा, यानी कि यह बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है वो बराबर बराबर होता है, और अगर बराबर नहीं होता तो कैपिटल इस तरीके से आती और जाती है कि ये बराबर बराबर हो जाता है। इस तरीके का तब बनता है जब परफेक्ट कैपिटल इमोबिलिटी होती है, यानी कि किसी भी तरीके का पैसा विदेशों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, न विदेशी हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे ना हम विदेशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। पॉजिटिव तब बनेगा जब इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है, यानी कि जो रेट ऑफ है वो बराबर नहीं होता वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो क्योंकि हम स्मॉल ओपन इकोनॉमी लेके चले हैं, क्योंकि हम परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का एजम्पशन लेके चले हैं, इसलिए जब हम बीपी कर्व बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा। यानी कि जब हम बीओपी कर्व बनाएंगे तो इस तरीके का ही कर्व लेके चलेंगे। इस तरीके का भी सही माना जाएगा, कई बुक्स में इस तरीके का भी बीओपी कर्व बनाते हैं। वो तब होता है जब हम इनपरफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का एजम्पशन को लेके चलते हैं, और ये तब होता है जब
परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का एजम्पशन लेके चलते। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब है कि जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है उसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। विदेशों में पैसा ले जाने के लिए देश के निवासी फ्री हैं। अगर विदेशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो सारा का सारा पैसा विदेशों में चला जाएगा, और अगर भारत में पैसा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो सारा का सारा पैसा भारत में आ जाएगा। तो किस तरीके से बच्चों मुंडेल फ्लेमिंग में इक्विलिब्रियम होता है वो मैं आपको जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दो बातें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि आप यहां पे लिखते क्या हो। देखिए लिखते क्या हो, दो डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, दोनों के दोनों सही हैं। एक डायग्राम का यूज हम आने वाले वक्त में करेंगे जब हम आपको फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का डिटेल कराएंगे। सबसे पहला तो आईएस कर्व इस तरीके का होता है, आईएस स्टार कर्व। आईएस स्टार कर्व इस तरीके का होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दोनों ही केसेस में चाहे आप यहां पे विनिमय दर लिखो, चाहे आप यहां पे ब्याज दर लिखो, यहां पे तो हमारा जीडीपी का लेवल आता ही आता है। लेकिन विनिमय दर के केस में एलएम कर्व इस तरीके का बनेगा, और ब्याज दर वाले केस में एलएम कर्व इस तरीके का बनेगा। ये बेसिकली आपको याद रखना है। बीओपी कर्व यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व इस तरीके का है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। यहां पे गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम है, वस्तु बाजार का इक्विलिब्रियम, मुद्रा बाजार का इक्विलिब्रियम और विदेशी बाजार, तीनों का एक साथ इक्विलिब्रियम हो रहा है इस वाले पॉइंट पर, और ये जीडीपी का लेवल है। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में एक साथ तीनों का इक्विलिब्रियम किया जाता है, और अगर हम एजम्पशन ले रहे हैं तो यही बात यहां पे भी लागू हो रही है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है कि यहां पे हमने विनिमय दर लिखा है इसलिए इस तरीके का डायग्राम बना, यहां पे हमने ब्याज दर लिखी इसलिए इस तरीके का डायग्राम बना। दोनों के डायग्राम सही है। जब हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिव दिखाएंगे तो दोनों में से किसी भी डायग्राम को यूज करें, आपका कंक्लूजन वही रहेगा। लेकिन मैं आपको इस वाले डायग्राम का यूज करके बताऊंगा आने वाले वक्त में कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट क्या रहता है खासतौर पे तब जब आपकी विनिमय दर लोशील हो, और खासतौर पे तब जब विनिमय दर परिवर्तनशील हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो में आपने मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का पार्ट 1 समझा। अब हम इस पार्ट 1 के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के अंतर्गत लघु खुली अर्थव्यवस्था को उस मूल्य मान्यता का अर्थ है, यानी कि लघु भी है और खुली भी है, इसका मतलब क्या होता है वो हमें आपको समझाना है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है घरेलू अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार को प्रभावित कर सकती है लेकिन विश्व व्यापार ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकता। दोस्तों मैं आपको पहले समझा देता हूं कि खुली अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। देखिए खुली अर्थव्यवस्था का तो मतलब ये हुआ कि कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पॉसिबल है, और लघु का मतलब है कि जो घरेलू बाजार है वो विश्व बाजार की अर्थव्यवस्था की ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन विश्व बाजार की ब्याज दर घरेलू अर्थव्यवस्था की ब्याज दर को प्रभावित कर सकती है। तो पॉइंट नंबर सी हम देखते हैं, सी में क्या लिखा हुआ है। सी जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि घरेलू अर्थव्यवस्था विश्व बाजार में इतनी छोटी है कि विश्व ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए पूंजी की पूर्ण गतिशीलता यानी कि R = R* होता है। यही दोस्तों मान्यता है मुंडेल फ्लेमिंग की चलती है। यानी कि दो तरीके की अर्थव्यवस्थाएं, लघु अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें विश्व की ब्याज दर घरेलू अर्थव्यवस्था के ब्याज दर को प्रभावित कर सकती है, और जो लार्ज स्केल इकोनॉमी होती है उसमें जब मतलब आगे फर्दर कभी पढ़ेंगे आप, तो लार्ज स्केल इकोनॉमी में ये मान्यता ली जाती है कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था की ब्याज दर है वो विश्व अर्थव्यवस्था की ब्याज दर को प्रभावित कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी देश में वस्तुओं की कीमतें विदेशी वस्तुओं की कीमतों में तेजी से बढ़ती हैं तो वास्तविक विनिमय दर और शुद्ध निर्यात पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख भी सकते हैं कि जो वास्तविक, ये मैंने ही ऐड किया है, क्वेश्चन में तो नहीं था, कि जो वास्तविक विनिमय दर होती है उसका फार्मूला होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंटू पी स्टार। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट कवर किया हुआ है जब हमने आपको बताया है कि इस पी का मतलब होता है घरेलू कीमतें, पी स्टार का मतलब विदेशी कीमतें, और इसका मतलब होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं
कि ये हमारा एक है इंटू, मतलब एक एक्सचेंज रेट है इंटू 100/100, यानी कि रियल एक्सचेंज रेट भी एक रहेगा। सिंपल सी बात है। या आप इसे 100 मान लेते हैं, सपोज कीजिए 100 मान लेते हैं तो 100 रहेगा। अब अगर घरेलू कीमतें बढ़ती हैं, घरेलू कीमत बढ़ने का मतलब 120 रुपये हो गया, और विदेशी कीमतें जो हैं वो 100 रुपये रहती हैं, तो अब ये 120 हो गया। इसका मतलब अब आपका जो डॉलर है, जो रुपया है, वो एक तरीके से अब आपको एप्रिशिएशन हो गया। यानी कि यहाँ पर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि 100 रुपये इक्वल टू 1.2 डॉलर, ऐसे बात कर रहे हैं। पहले था 100 रुपये $1 का, अब हो गया है 100 रुपये 1.2 डॉलर का। इसका मतलब रुपये का अप्रिशिएशन होगा। जो रुपये का अप्रिशिएशन होगा तो जो निर्यात है उसमें कमी देखने को मिलेगी। यही बात देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। सेकंड का बी, वास्तविक विनिमय दर बढ़ेगी, इससे घरेलू वस्तुएं विदेशी की तुलना में महंगी हो जाएंगी और शुद्ध निर्यात घटेगा। यानी कि पहले जो 100 रुपये $1 के बराबर था, अब वही वास्तव में 100 रुपये 1.2 डॉलर के बराबर हो जाएगा। यानी कि विनिमय दर बढ़ गई, इससे जिससे घरेलू वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की तुलना में महंगी हो जाएंगी। यानी कि पहले, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वस्तुएं हैं पहले जो $1 में मिल जाती थी, उसी के लिए अब आपको 1.2 डॉलर देना पड़ेगा। इससे जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है उसमें कमी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में विनिमय दर और राष्ट्रीय आय का ऋणात्मक ढाल का तार्किक क्रम क्या है। देखिए, विनिमय, इसका जो तार्किक क्रम है वो ये है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि विनिमय दर में वृद्धि होती है तो विनिमय दर बढ़ने से जो नेट एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट कम होने से जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपका जीडीपी का स्तर बढ़ जाएगा। उल्टा कर लेते कि अगर एक्सचेंज रेट घट जाता है तो आपका नेट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड, सॉरी ये उल्टा कर दिया, ये घट जाएगा, और इससे जो आपका वाई का स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विनिमय दर में कमी होगी, यानी कि आपका थर्ड का सी देखिए आप, विनिमय दर में कमी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विनिमय दर में कमी होगी। विनिमय दर में कमी होने से घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक बात है। इससे शुद्ध निर्यात में वृद्धि होगी, बिल्कुल ठीक बात है। और कुल मांग बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इसका मतलब जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको देखिए हमने यहाँ पे भी आपको समझाया हुआ है किस तरीके से डेरिवेट होता है, वो हमने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है किस तरीके से डेरिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में विनिमय दर और आय का ग्राफिकल ढांचे में एलएम वक्र की आकृति कैसी होती है। देखिए, अगर हम मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की बात करें तो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में एलएम वक्र किस तरीके का होता है। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में एलएम वक्र इस तरीके का होता है जब हम विनिमय दर को लेते हैं। इस तरीके का मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में एलएम वक्र बनाते हैं। यहाँ पर हम ब्याज दर लिख रहे हैं और यहाँ पर हम विनिमय दर लिख रहे हैं। तो जब हम मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल बनाते हैं तो इस तरीके का एलएम कर्व का यूज़ करते हैं। इसका मतलब इस केस में जो हमारा एलएम वक्र होगा वो किस तरीके का होगा, बी पॉइंट, यानी कि एलएम वक्र है हमारा लंबवत, वर्टिकल होगा, क्योंकि विनिमय दर सीधे तौर पर मुद्रा बाजार संतुलन के समीकरण से प्रवेश नहीं करती। क्योंकि ये जो फार्मूला होता है मुद्रा बाजार का वो होता है M/P = KY - HI। तो इसमें कहीं पे भी एक्सचेंज रेट नहीं आती जो कि नेट एक्सपोर्ट को प्रभावित करती है। जबकि हम IS की बात करते हैं तो IS बनाने के लिए होता है Y = C + I + G + NX। तो ये एक्सचेंज रेट को प्रभावित करता है। तो इसका मतलब इसमें जो होगा वो वर्टिकल लिखा होगा। अगला कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में देश में पूंजी का प्रवाह पर सख्त प्रतिबंध है, यानी कि जो कैपिटल मोबिलिटी है वो बिल्कुल भी ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें, BOP का डायग्राम, तो देखिए 3 पॉइंट हमने लिए थे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 3 पॉइंट हमने आपको यहाँ पे समझाए थे। 3 तरीके के BOP होते हैं। ये तब होता है जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है। इसका मतलब विदेशी पूंजी कभी भी आ सकती है, जा सकती है। ऐसा तब होता है जब विदेशी पूंजी कैपिटल मोबिलिटी नहीं होती है, और ऐसा तब होता है जब इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है। 3 तरीके के BOP होते हैं दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। देखिए, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप बिल्कुल कर पाएंगे।
तो 3 तरीके के एमसीक्यू, 3 तरीके के बीओपी कर्व की हमने बात यहाँ पे समझाई थी। वही बात आपसे यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में देश में पूंजी का प्रवाह पर सख्त प्रतिबंध है तो इसका मतलब ये बीओपी का डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है तो इस तरीके से बनेगा, यानी कि पर तो इसका मतलब इस तरीके का बनेगा वर्टिकल, यानी कि आपका 5th का जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, वर्टिकल आंसर आपका आएगा। और वो तब होता है जब कैपिटल मोबिलिटी पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के अनुसार जब पूंजी की गतिशीलता पूर्ण होती है तो पूर्णतः क्षैतिज होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो विनिमय दर है, जो ब्याज दर है R = R स्टार है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी मार्केट में R स्टार ज़्यादा होगा R से, R स्टार ज़्यादा होगा R से, तो विदेशी पूंजी का बाहिगमन होगा, विदेशी पूंजी चली जाएगी, का बाहिगमन होगा। बाहिगमन होने से ये जो ब्याज की दर है ये बढ़ेगी और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि R = R स्टार ना हो जाए। इसी तरीके से अगर R मोर देन R स्टार है, लेस देन R स्टार है, R स्टार लेस देन R है, तो विदेशी पूंजी का नेट कैपिटल इनफ्लो होगा, नेट कैपिटल इनफ्लो होगा, जिसकी वजह से R = R स्टार हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 का जो बी पॉइंट है वो हमने बिल्कुल ठीक समझा कि यदि घरेलू बाजार विश्व बाजार में थोड़ी भी भिन्नता है तो पूंजी का असीमित प्रवाह या बाह्य प्रवाह शुरू हो जाएगा, इनफ्लो और आउटफ्लो शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्षैतिजाकार आकृति ले लेती है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्ण पूंजी गतिशीलता की स्थिति में, मतलब इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, यानी कि बीओपी जो है वो पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्याज दर जहाँ ऊंची होगी वहाँ पर हमारा सारा का सारा पैसा चला जाएगा, यानी कि उच्च आय स्तर पर आयात बढ़ेगा, जिससे उत्पन्न घाटे को पाटने के लिए उच्च ब्याज दर द्वारा अधिक पूंजी को आकर्षित करने की आवश्यकता होगी। बेसिकली यही इसकी वजह होती है। 8वां कह रहा है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन कहाँ होता है? देखिए, खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा IS है, इस तरीके का IS बनता है, मैं इसको IS स्टार बोल देता हूँ। LM इस तरीके का होता है और BOP इस तरीके का हम लेके चल रहे हैं। यानी कि ये जो दिखा रहा है ये वस्तु बाजार के संतुलन को दिखा रहा है, ये मुद्रा बाजार के संतुलन को दिखा रहा है और ये विदेशी क्षेत्र के संतुलन को दिखा रहा है। तो जिस स्थिति में तीनों बराबर होते हैं वहां पर ओपन इकोनॉमी का संतुलन होता है, यानी कि IS, LM और BOP जहां बराबर बराबर होंगे वहां पर ओपन इकोनॉमी का संतुलन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल मूल रूप से बंद अर्थव्यवस्था के IS मॉडल का एक विस्तृत रूप है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। IS में जब हम मुंडेल फ्लेमिंग की बात करते हैं, जब हम बंद इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अंदर C+I+G आता है, और ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर NX आ जाता है, यानी कि एक तरीके से ये बंद अर्थव्यवस्था मॉडल का विस्तार है। ठीक बात है। यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था के ढांचे में शुद्ध निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को जोड़कर खुली अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। दोस्तों, A और R दोनों सही है और A और R की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके अलावा मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की मान्यताओं के अनुसार देश में कुल निर्यात, यानी कि जो हमारा X का निर्धारण करते समय कौन सा बाहरी एक्सोजीनियस किसको माना गया है, मतलब किसको हम एक्सोजीनियस मानते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों, विदेशी आय के स्तर और विदेशी मांग की स्थिति को हम एक्सोजीनियस मानते हैं। ये हमारे सभी के सभी इंडोजीनियस हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हम देश की डायग्राम बनाएंगे तो हम अपने डायग्राम इस तरीके से बना रहे हैं ना। मान लीजिए हमने बनाया, ये हमारा है हमारा BOP, ये हमारा है LM, ये हमारा है IS। तो इसमें घरेलू राष्ट्रीय आय का स्तर ये वाला हो गया। ठीक है जी, यानी कि जो देश विदेशी है उसको हम एक्सोजीनियस मानते हैं, बाकी के सब हमारे इंडोजीनियस हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।